नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय द इंडियन एक्सप्रेस अखबार से के श्रीनाथ रेड्डी साहब ने लिखा है, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। ये शब्द हमने कई बार सुने, खासतौर पे एपिडेमियोलॉजिस्ट, जब पूरी दुनिया ने एपिडेमिक और उसके बाद पेंडेमिक का दंश झेला। कोरोना की बात मैं कर रहा हूँ। बहरहाल ये संपादकीय उस महामारी से नहीं जुड़ा, बल्कि एक दूसरी समस्या से जुड़ा है जिससे इस समय पूरा विश्व जूझ रहा है। वो समस्या है रूस ने जो यूक्रेन पे हमला किया है। हमने भी इस पे कई संपादकीय किए। आज ये उस चीज़ की चर्चा कर रहा है संपादकीय कि हमने कई बच्चों की व्यथा देखी, जो हज़ारों बच्चे यूक्रेन में फँस गए हैं। आपके मन में ये शायद आया हो कि इतने भारतीय बच्चे एक ऐसे मुल्क में या ऐसे मुल्कों में क्या कर रहे हैं, जो उस प्रकार से शिक्षा के लिए तो बहुत फ़ेमस नहीं है। भई वो हार्वर्ड नहीं है, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी नहीं है, वो उस तरह से वहाँ पे दुनिया के शीर्ष शिक्षण संस्थान तो है नहीं। फिर भी हज़ारों बच्चे, हज़ारों की संख्या में भारतीय बच्चे पढ़ाई करने वहाँ पे जाते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई? मेडिसिन या आम भाषा में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। तो अगर आपके मन में ये विचार कौंधा होगा कि इतने बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने क्यों जाते हैं, और आपके पास इसके छोटे-मोटे उत्तर हैं अगर, तो छोटे-मोटे उत्तर इस सेंस में कि वो संपूर्ण उत्तर नहीं है, तो फिर ये संपादकीय आपके लिए बहुत काम का है। इसमें ना सिर्फ उस समस्या की चर्चा है, बल्कि हाल के समय में जो हज़ारों बच्चे वापस लौट कर आ रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? उनके एक प्रकार से शैक्षणिक रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया जा सकता है? शैक्षणिक पुनर्वास के लिए क्या किया जा सकता है? इसके बारे में भी चर्चा की गई है। रेड्डी साहब शुरुआत में बात करते हैं कि कैसे ये मसला चर्चा में आया, उसके लिए क्या-क्या बातें कही जा रही हैं। फिर संख्या की चर्चा है कि कितने बच्चे वहाँ पर थे, जो कि भारत लौटने की ओर अग्रसर हैं। उसके बाद बात की जा रही है कि भारत में ये समस्या क्यों है कि इतने हज़ारों बच्चों को भारत से निकल कर दूसरे देश जाना पड़ता है। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ क्या होता है? क्या उनके सामने चुनौतियाँ होती हैं? इसकी चर्चा है। इसके बाद है कि इस चुनौती का समाधान क्या हो? यानी कि बड़े फलक पर, ब्रॉड लेवल पर भविष्य के लिए भी ऐसी समस्या के लिए, यानी इतने सारे बच्चों को क्यों बाहर जाना पड़ता है, उस समाधान की बात कही गई है। उसमें केंद्र सरकार के बारे में और राज्य सरकार के रोल की चर्चा की गई है। और फिर इमीडिएट जो सामने समस्या दिख रही है कि ठीक है, बड़े लेवल पर तो आप जो बदलाव करेंगे उसको आने में ज़मीन पर 5 साल या दशक भर भी लग सकता है। लेकिन अभी जो समस्या मुँह बाए खड़ी है, उसके लिए भी क्या समाधान हो सकते हैं, उसकी भी चर्चा है। तो बड़ा कंप्लीट संपादकीय है। अच्छा, मैंने एक बात बोल दी तो मुझे अखर रही है कि आपके पास छोटे-मोटे जवाब होंगे। ये बात मैंने इसलिए बोली कि अक्सर जब ऐसी बातें होती हैं कि सीटें कम हैं या बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, तो बहस दूसरी ओर मुड़ने लगती है कि भारत में क्योंकि आरक्षण व्यवस्था है, इस वजह से सीटें कम हैं और इत्यादि आदि। कोई ये नहीं सोचता कि वो सीटें पूरी हो भी जाती, मान लीजिए वो सारी सीटें, उनमें आरक्षण नहीं भी होता, तो क्या वो सीटें पूरी पड़ती? इसका उत्तर भी ना में ही है। तो राजनीति चाहे वो किसी भी रंग की हो, वो चाहती है कि लोग इन बातों पर, जो बातें उनको विभाजित करती हैं, चाहे वो धर्म, आरक्षण, रंग, लिंग, इस प्रकार के भेद हों, ये भेद सच्चाई हैं, लेकिन राजनीति को अच्छा लगता है कि इस भेद में ही लोग उलझे रहें। समस्याओं के पुनर्पाठ और पूर्ण पाठ से राजनीति कई बार बचना चाहती है। अगर हम अध्ययन की ओर अग्रसर हैं, तो हमें राजनीति के इस पहलू को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। और अब हम इस संपादकीय की बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। तो हाल ही में नवीन पटनायक साहब, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मोदी साहब को कहा कि वो नेशनल मेडिकल कमीशन को कहें कि यूक्रेन से जितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं वापस, मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर जो वापस आ रहे हैं, उनको भारत के मेडिकल वाले संस्थानों में शामिल कर लिया जाए ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, ऐसा उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा। आप नेशनल मेडिकल कमीशन का नाम सुन के आशा है चौंके नहीं होंगे। पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1934 से चली आ रही एक संस्था भारत में मेडिकल की पढ़ाई, मेडिकल के एडमिशन से जुड़े नियमों को देखा करती थी। 2018 और अंततः 2019 में एक नई संस्था आई जिसका नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन। उसने बेसिकली
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया। तो इस बात को आप जान गए होंगे अगर नहीं चौंके होंगे तो। इसके अलावा तो वही संपादकीय ये कहता है कि पटनायक साहब बेसिकली जब भारत का बंटवारा हुआ था तब भी कई बच्चे उन कॉलेजेस को छोड़कर भारत में कॉलेजेस में जब शिफ्ट हुए तो जो तरीका अपनाया गया था उसी तरीके को अपनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि तब मामला अलग था, अब मामला अलग है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो सीमा के पार से छात्र आए थे, सीमा के इस पार जब वो आए तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेम थे, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सेम थे, शिफ्ट होने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या दिक्कत है उसकी चर्चा आगे होगी। बहरहाल जो 18,000 मेडिकल के छात्र कमोबेश, उसमें 18,000 में अधिकतर बच्चे मेडिकल के छात्र ही हैं। यूक्रेन से जब वो वापस आ रहे हैं या वहां पर ट्रैप्ड थे तो इससे बहुत बड़ी चिंता का माहौल बना और उनके वापसी की कोशिशें हुई। फिर सवाल ये है कि वो यूक्रेन गए ही क्यों पढ़ने? तो पहला सवाल, वो यूक्रेन गए क्यों पढ़ने? दूसरा सवाल, जो अगर वो वापस आ रहे हैं या जब वो वापस आ जाएंगे तो उनकी इंटरप्टेड शिक्षा का क्या होगा? वो शिक्षा जिसमें ब्रेक लग चुके हैं उसका क्या होगा? तीसरा सवाल कि हमारे सामने क्या-क्या विकल्प हैं? तो हमने उस समस्या का एक और हिस्सा और समाधान की चर्चा इस संपादकीय में आगे करेंगे। पहली समस्या कि क्यों गए यूक्रेन? क्योंकि भारत में मेडिकल की जो सीट है वो बहुत कम है उन लोगों के मुकाबले जो भारत में डॉक्टर बनना चाहते हैं अपनी 12वीं तक की शिक्षा के बाद। लगभग 16 लाख बच्चे जो नीट एंट्रेंस एग्जाम होता है मेडिकल के छात्रों के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट एग्जाम होता है। तो 16 लाख बच्चों में से जो 2021 में इस एग्जाम में अपीयर किए, मात्र 88,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ 562 मेडिकल कॉलेजेस के लिए। मात्र 88,000 बच्चे चुने गए, कितने बच्चों में से? 16 लाख बच्चों में से। यानी 15 लाख से ज्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं मिला। बाकी बच्चों को क्या विकल्प था कि या तो भारत के नॉन मेडिकल कोर्सेज जैसे कि बीएससी या इस प्रकार के दूसरे कोर्सेज में एडमिशन ले लें या फिर फॉरेन विदेशी मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षा के लिए जाएं। भारत में अब मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़कर 596 हो चुकी है। 562 में पिछले साल एडमिशन मिला, अब 596 हो चुकी है। लेकिन फिर भी तो देखिए इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी जो एंट्री बैरियर है बच्चों के लिए एडमिशन पाने का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है। अब चीन, रूस, यूक्रेन, किर्गिस्तान, फिलीपींस और कजाकिस्तान, ये 5-6 देश हैं जहां पर अक्सर भारतीय बच्चे जाते हैं मेडिकल की शिक्षा लेने और वापसी में आने के बाद उनको एक क्वालिफाइंग एग्जाम देना पड़ता है जिसको पास करने के बाद ही वो भारत में प्रैक्टिस करने के काबिल होते हैं। अब इस संस्था को कहा गया है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को कहा गया है कि ये इस एग्जाम को लेगा। पासिंग रेट जो है, जो हजारों लाखों बच्चे पढ़ के आ रहे हैं कई सालों में, उनका पासिंग रेट भी बहुत कम है। उनमें से मात्र 20% बच्चे, यानी हर 5 में से केवल एक बच्चा ही उस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को पास कर पाता है। अब तुरंत ये नहीं पहुंच जाना है कि वो बच्चे क्योंकि पढ़ाई में तेज नहीं होते, खुद बड़े ही कम मार्क्स वाले होते हैं। जिस बच्चे की बहुत ही हृदय विदारक घटना में मृत्यु हुई यूक्रेन में, जो मेडिकल की पढ़ाई का छात्र था, चौथे साल में था अपनी पढ़ाई के, उस बच्चे के 12वीं कक्षा में 97% मार्क्स थे। 97% मार्क्स नहीं भी होते तो भी वो ब्राइट हो सकता था, बट यहाँ तो एस्टैब्लिश था कि 97% मार्क्स थे। तो फिर भी वापस आने पे उनको कई बार समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। क्यों झेलनी पड़ती हैं? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई के स्टैंडर्ड अलग-अलग हैं, अलग-अलग जगहों पे। दूसरा, हर जगह माध्यम जो है वो अंग्रेजी नहीं है। तीसरी बात कि जो वहाँ का करिकुलम है, जो कोर्स वर्क है, वो भारत के कोर्स से बहुत अलग है। तो वो जो पढ़ के आते हैं और जिस कोर्स का एग्जाम होता है, जिस कोर्स के आधार पर एग्जाम का सिलेबस तय होता है और एग्जाम लिया जाता है, उन दोनों में काफी भिन्नता होती है। इसलिए भी पास करना मुश्किल होता है। और कई मायनों में जिन चीजों पे वहां पर फोकस है उन देशों में, वो फोकस जरूरी नहीं कि भारत में भी हो। उदाहरण के तौर पर काला आजार या मलेरिया भारत में जितनी बड़ी समस्या है, तो भारत के मेडिकल पाठ्यक्रम में इन पर बहुत जोर है, जबकि रूस में जरूरी नहीं है कि इस तरह की चीजों पर जोर हो। तो ये भी 3-4 बड़ी समस्याएं हैं कि वो भारत में जब आते हैं तो भारत के स्क्रीनिंग एग्जाम को पास नहीं कर पाते। और जब कोशिश की गई कि इस सिलेबस को ऐसा रखा जाए कि वो भारत के लिहाज से
प्रासंगिक हो और उनको ये पास करना आवश्यक है, तो हुआ क्या? जैसा कि अक्सर सुधारों के साथ होता है, इसने एक नई विसंगति को जन्म दे दिया। एक नई कोचिंग इंडस्ट्री खुल गई, एक पूरी कोचिंग इंडस्ट्री जो उन बच्चों को कैटर करती है, जो वहाँ से आने के बाद यहाँ पर इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। तो एक दूसरे इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? समस्याएँ तो हमने कई जान ली कि वो जाते क्यों हैं इतनी बड़ी संख्या में, उसके बाद आने के बाद भी कम पास हो पाते हैं। तो समाधान क्या है? पहली बात कि जो भी लोग भारत में मेडिकल करियर बनाना चाहते हैं, हमें उनको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ देने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में इतने डॉक्टर्स हो गए हैं कि अब हम ज़्यादा सुविधाएँ या ज़्यादा उनको सामने अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे, तो हम उन पर कोई एहसान करेंगे, नहीं। हम चाहते हैं कि भारत में अधिक से अधिक डॉक्टर्स आएँ। भारत में अभी भी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो हमें मेडिकल अपॉर्च्युनिटीज़ देनी होंगी और दोनों के लिए, बेसिक डॉक्टर्स के लिए भी यानी जिनके पास केवल अपने ग्रेजुएशन की डिग्री एमबीबीएस की डिग्री है और फिर स्पेशलाइज़ेशन की डिग्री जिनके पास विशेषज्ञता है किसी फ़ील्ड में, हमें दोनों तरह के डॉक्टर्स चाहिए। और समस्या क्या है कि भारत में बड़े कम मेडिकल कॉलेज हैं। हमने देखा कि आज भी 600 से कम ही मेडिकल कॉलेज हैं भारत जैसे विशाल देश में। वो क्यों हैं? क्योंकि एक तो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भारत में कंडीशंस बहुत रिजिड रखी गई हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। बहुत तरह की ऐसी ज़रूरतें हैं जिनकी प्रासंगिकता भले ही शिक्षा के लिए ना हो, लेकिन क्योंकि वो कागज़ पर आ चुकी है, तो अब उससे कोई भी सरकार छुटकारा नहीं पा रही है। पहले मेडिकल काउंसिल जैसी संस्थाएँ भी इसको छुटकारा देने में बहुत ही संलग्न नहीं थी, बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी। तो एक समस्या ये है। दूसरा कि भारतीय सरकारों ने, चाहे वो किन्हीं भी पार्टी की सरकारें नहीं हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस वजह से भी भारत में बहुत ही कम संख्या में डॉक्टर्स हैं। कितने कम हैं कि भारत में प्रति 10,000 लोगों पर 5 से भी कम डॉक्टर मौजूद हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक आंकड़ा है। और इस आंकड़े को देखकर भी आप ये मत समझिएगा कि 5 से कम अगर प्रति 10,000 हैं तो क्या इतना भी कम है? क्योंकि इसमें भी अधिकतर डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े शहरों में फ़ोकस्ड हैं। बड़े शहरों में आपको ज़रूरत से ज़्यादा डॉक्टर्स मिल जाएँगे, लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों तक जाते-जाते ये संख्या इतनी कम हो जाती है, जिसका अंदाज़ा लगा पाना किसी भी उस व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा जो भारत की सच्चाइयों से रूबरू नहीं है। उसके अलावा तो पहली चीज़ तो ये है कि हम मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाएँ, ख़ास तौर पे उन राज्यों में जहाँ पर अभी बहुत कम मेडिकल सीट्स हैं। और मेडिकल पहले समाधान की हम जब बात कर रहे हैं, तो बात केवल सीट्स की नहीं है। मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए होता है? वहाँ पर एक अस्पताल चाहिए होता है, जहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं अपने इलाज के लिए, तो फैकल्टी लगातार इलाज में भी संलग्न रहती है, वो बीमारियों को देख सकती है, उनके पैटर्न को देख सकती है और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को एक बेहतर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है, इन बीमारियों को देखने का, समझने का। तो एक अस्पताल चाहिए जहाँ पर जनरल फिजिशियन और स्पेशलिस्ट बैठ सकें। इसके अलावा क्लासरूम, लैबोरेटरी और फैकल्टी की ज़रूरत है। ऐसे में भारत में एक सबसे बड़ा बैरियर ये भी रहा है कि फैकल्टी नहीं मिलती है। फैकल्टी यानी कि जो उन्नत शिक्षा दे सकने में समर्थ शिक्षक हैं, भारत में उनकी भी बहुत कमी है। ये कमी हम क्यों अभी हाइलाइट कर रहे हैं? क्योंकि संपादकीय कहता है कि अब प्राइवेट सेक्टर को अगर ज़मीन और दूसरी सुविधाएँ बहुत कम रेट पर दे भी दी जाएँ, तो जो टीचर्स की समस्या है, वो उससे जूझेंगी। तो वो क्या करेंगी? वो पोचिंग करेंगी, यानी कि वो ऑलरेडी सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे टीचर्स को थोड़े ज़्यादा पैसों पर या हायर सैलरी पर अपने यहाँ ले आएँगी। तो भारत की जो समस्या है वो तो इससे हल होगी नहीं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, जैसा कि कई लोगों ने कहा है, तो ऑलरेडी भारत की जो स्वास्थ्य प्रणाली है, उसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत हो गया है। तो वो हाशिए के लोग जो अभी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हैं, उनके साथ एक अन्याय होगा। और खास तौर पे अंतिम व्यक्ति तक जो पब्लिक हेल्थ केयर की पहुंच है, वो टूट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी बात ये भी है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वो बहुत महँगे होते हैं और कई बार उनकी फीस इतनी महँगी होती है कि लोगों को लगता है कि किसी विदेशी कॉलेज से भी
पढ़ाने में उतना ही खर्चा आएगा, इसलिए भी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेश पढ़ने चले जाते हैं। तो राज्य सरकारों को, हम जानते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो राज्य सरकारों का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो राज्य सरकारों को भी सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए केंद्र को कि वो अधिक से अधिक इन्वेस्ट कर सके किस चीज में, कि जो हर जिले में अस्पताल है उस जिले के अस्पताल को अपग्रेड किया जाए, उसको अधिक उन्नत किया जाए। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं उनमें वो डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जहां पर एमबीबीएस के बाद की पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट वार्ड होते हैं। तो इन स्पेशलिस्ट वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर्स को शिक्षा या शिक्षण व्यवस्था से भी जोड़ा जा सकता है, और फिर इन अस्पतालों को, बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात कर रहा है ये संपादकीय, कि इन जिला अस्पतालों में जो स्पेशलिस्ट वार्ड हैं उनके डॉक्टर्स को शिक्षण का भी कार्य दिया जाए, उसको जोड़ा जाए उनके कार्य में। फिर इन अस्पतालों को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज से भी जोड़ा जाए और जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं उनसे भी जोड़ा जाए, ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले फिर बच्चों को पूरा एक्सपोजर मिल सके। जब वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर जाएं तो बिल्कुल आम तौर पर बीमारियां जो देखने को मिलती हैं उसका भी एक्सपीरियंस मिले, और जो बेहद कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं उनसे जूझने का भी मादा इन बच्चों में पैदा हो जो यहाँ पर पढ़ाई पाते हैं। इसके अलावा कॉमन क्लासरूम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आज का समय डिजिटल एजुकेशन का समय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो पूरा शिक्षण व्यवस्था है वो आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगी, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मोबाइल फ़ोन, कम से कम अभी इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मोबाइल फ़ोन आपकी ऑफ़लाइन एजुकेशन को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट कर सकता है। तो उन फैकल्टीज़ को जो कि बहुत ही फ़ेमस हैं बेहतर शिक्षा देने के लिए, उन फैकल्टीज़ को राज्य के सारे शिक्षण संस्थानों से जोड़ा जा सकता है कि उनके लेक्चर्स का लाभ सभी स्टूडेंट्स उठा सकें। उसके बाद राज्य सरकारों को इसके लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता होगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ग्रांट देने की बात कही गई है, खास तौर पे उन इलाकों में जहां ऑलरेडी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो क्या फायदा होगा इससे? फायदा ये होगा कि अभी जो शहरों और गांवों के बीच एक खाई है, खास तौर पर स्वास्थ्य सेवा को लेके, वो खाई पाटने में मदद मिलेगी। तो हम अब बात कर रहे हैं कि क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकारों को सहयोग की जरूरत है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत देश के 157 नए मेडिकल कॉलेज सेटअप किए जा रहे हैं, खासतौर पे उन इलाकों में जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। अर्बन रूरल की खाई को पाटा जाएगा। संपादकीय साथ में क्या कह रहा है कि जो नर्सिंग और दूसरे प्रकार के टेक्नीशियन, टेक्निकल मदद की जरूरत होती है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी टेस्ट, तमाम तरह के टेस्ट के लिए जिस स्टाफ की जरूरत है, इन अस्पतालों के साथ, इन डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के साथ, इन कॉलेजेस के साथ इनकी ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों का भी निर्माण करना चाहिए। रोजगार भी मिलेगा और कई लोगों को बेहतर रेवेन्यू भी मिलेंगे कार्य करने के। इसके अलावा अब यक्ष प्रश्न वही कि जो तमाम बच्चे वापस आ रहे हैं यूक्रेन से हजारों की संख्या में, उनका भविष्य क्या होगा? संपादकीय कहता है कि बहुत मुश्किल है कि उनको वापस जाकर अपनी शिक्षा कंटिन्यू करने का समय मिले। खास तौर पे जो 3-4 साल की शिक्षा पूरी कर चुके हैं, उनके पास ये ऑप्शन होने की उम्मीद कम है, क्योंकि एक तो पता नहीं शांति कब तक लौटेगी, और जब तक शांति नहीं लौट जाती, परिवार भी नहीं चाहेंगे कि वो वापस लौटकर वहीं पे शिक्षा शुरू करें। इसके अलावा अभी के जो रेगुलेशन है वो अलाउ नहीं करते कि आपने आधी शिक्षा विदेश में ले ली तो आधी शिक्षा भारत में ले लें। अगर एक बार की स्पेशल केस के तौर पर एनएमसी जो है, नेशनल मेडिकल कमीशन, अलाउ कर भी देता है, तो ये उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो नीट की परीक्षा पास कर गए लेकिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं पा पाए और विदेश भी नहीं जा पाए, भारत में रुक गए। तो अगर वो पास कर गए थे और भारत में एडमिशन पा सकते थे, तो पहली प्राथमिकता या पहला हक उनका बनता है मेडिकल कॉलेजेस के सीट्स पे। तो इस चक्कर में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट का जन्म हो सकता है। तो सरकार के सामने एक बड़ा चांस ये है कि सरकार उनको बीएससी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों में पब्लिक हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की कोशिश करे। वो 3 साल में ग्रेजुएट होकर पब्लिक हेल्थ में, सामुदायिक स्वास्थ्य में अपना करियर बना सकते हैं, और उस करियर में और उस शिक्षा में उनके पहले की अब तक अर्जित की गई शिक्षा भी काम ही आएगी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आई थी,
इसकी पॉलिसी की आपको कंपटीशन के लेवल पे बहुत चिंता नहीं करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें बात की गई थी कि हमें सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए मैनेजमेंट कैडर चाहिए। वो लोग, क्योंकि इन सब अस्पतालों में, इन सब व्यवस्थाओं के मैनेजमेंट के लिए भी हमें ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स चाहिए। वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की भी भारत में बहुत बड़ी कमी है। तो ये एक मौका बन सकता है, आम भाषा में कहें तो आपदा में अवसर का मौका बन सकता है कि इन बच्चों को पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया जाए, विकल्प दिया जाए, उसकी तैयारी की जाए और इस तरीके से एक बड़े स्तर पर भारत में पब्लिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आ सकते हैं। तो संपादकीय अंत में ये आशा करता है कि यूक्रेन में जो संकट आया है, वो हमारे सामने एक मौका भी है अपने बच्चों को वापस आते, लौटते हुए देखते हुए हम पुरानी चली आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए नए कदम उठाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि हर आपदा, हर समस्या एक अवसर भी देती है अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का, नए कदम उठाने का। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।